Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Ruqayya Farooq from Team Med Sparkle and today is the day 17 of our pharmacology course. So in this video we are going to cover our anti-arrhythmic drugs. सबसे पहले एंटी इरिथमिक पे जाने से पहले ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ इरिथमिया एंड व्हाट इज़ नॉर्मल कार्डिक रिदम. ठीक है, सबसे पहले इरिथमिया की डेफिनेशन अगर हम देखें तो इरिथमिया की डेफिनेशन ये है कि व्हेन द हार्ट डेविएट्स फ्रॉम अ नॉर्मल रिदम और गोज आउट ऑफ द नॉर्मल रिदम इज नोन एज इरिथमिया या फिर कार्डिक इरिथमिया. अब बात ये आती है कि व्हाट इज़ द नॉर्मल रिदम. इरिथमिया क्या है कि जब भी हार्ट अपनी नॉर्मल कार्डिक रिदम से डेविएट करेगा उसके अंदर कोई ना कोई चेंजेस आएंगी, सो दैट इज कॉल्ड इरिथमिया. बट द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज़ नॉर्मल कार्डिक रिदम. अब नॉर्मल कार्डिक रिदम के लिए हमारे पास ये जो फैक्टर्स होना ज़रूरी हैं. फॉर अ नॉर्मल रिदम देयर शुड बी नॉर्मल हार्ट रेट. ठीक है, हार्ट रेट जो है वो हमारे पास नॉर्मल होना चाहिए बिटवीन 60 to 100. इसके बाद बीट्स जो हैं, हार्ट बीट्स जो हैं, इसका ओरिजिनेट साइट जो है वो ऐसे नोड होना चाहिए. हार्ट जो है उसके अंदर जो बीट जनरेट होती है वो कहाँ से जनरेट होनी चाहिए, फ्रॉम द ऐसे नोड. इसके बाद जो कंडक्शन पाथवे है और जो उस कंडक्शन पाथवे की वेलोसिटी है, दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स कि नॉर्मल कार्डिक रिदम के अंदर जो कंडक्शन है और जो वेलोसिटी है वो हमारे पास नॉर्मल होनी चाहिए. अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं नॉर्मल कंडक्शन पाथवे की, तो कंडक्शन पाथवे क्या होता है कि सबसे पहले ऐसे नोड से जो है वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है. ठीक है, इसके बाद ये कहाँ पर जाती है, एवी नोड में. इसके बाद ये मज़ीद जो है वो स्प्रेड होती है बंडल ऑफ हिस, देन बंडल ब्रांचेस एंड देन पर्किंजन फाइबर्स. तो इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है ये रेस्ट ऑफ द हार्ट के अंदर स्प्रेड हो जाती है. लेकिन ये जनरेट कहाँ से होती है, ऐसे नोड से. दैट्स वाई द ऐसे नोड इज कॉल्ड द पेस मेकर ऑफ हार्ट. अब वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, जब ऐसे नोड से ये जनरेट होती है तो इसकी वेलोसिटी होती है मॉडरेट, या स्पीड जो है वो मॉडरेट होती है. एवी नोड के अंदर जो है इसकी स्पीड स्लो होती है. देन जब ये हमारे पास बंडल ब्रांचेस और पर्किंजन फाइबर्स के अंदर स्प्रेड होती है ये कंडक्शन, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो हमारे पास फास्ट होती है. तो ये एक नॉर्मल रिदम के अंदर ये चीज़ें नॉर्मल होनी चाहिए, तब वो रिदम जो है वो नॉर्मल कहलाती है. और अगर इनमें से कोई भी चीज़ अगर हमारे पास ऑल्टर करती है इन द रिदम, सो दैट विल लीड टू द इरिथमिया. इरिथमिया में हमारे पास दो टर्म्स आती हैं, ब्रेडिकार्डिया एंड टैकीकार्डिया. इफ़ द हार्ट रेट इज़ लेस दैन 60, ठीक है, अगर ये लेस दैन 60 है तो ये कहलाता है हमारे पास ब्रेडिकार्डिया. और अगर हमारे पास मोर देन 100 है तो ये कहलाता है टैकीकार्डिया. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट मैकेनिज्म्स ऑफ इरिथमिया. सो द फर्स्ट वन इज इंक्रीज्ड ऑटोमेटिसिटी. हमें पता है कि हार्ट से जो है वो ऑटोमेटिसिटी कहाँ से जनरेट होती है, ऐसे नोड से जनरेट होती है. ऐसे नोड जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो डीपोलराइजेशन करवाता है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को जनरेट कर रहा होता है. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द पेस मेकर ऑफ हार्ट. दूसरे भी हमारे पास जो है वो पेस मेकर सेल्स होते हैं हार्ट के अंदर, लेकिन जो फास्ट डिस्चार्ज करवाता है वो ऐसे नोड होता है, जिसकी वजह से जो मेन हमारा पेस मेकर है वो ऐसे नोड है. अब ऑटोमेटिसिटी के अंदर क्या होता है कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर तो ऐसे नोड ही जो है वो जनरेट कर रहा होता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को, लेकिन इन इंक्रीज ऑटोमेटिसिटी क्या होता है कि अदर देन ऐसे नोड जो सेल्स होते हैं, कार्डिक सेल्स होते हैं, वो भी ऑटोमेटिसिटी जो है वो शो करते हैं. दैट विल लीड टू द इंक्रीज्ड ऑटोमेटिसिटी और इरिथमिया जो है वो वहाँ पे फिर कॉज होता है. इसके बाद जो सेकंड है हमारे पास ट्रिगर्ड एक्टिविटी. ट्रिगर्ड एक्टिविटी के हमारे पास दो चीज़ें आती हैं, अर्ली आफ्टर डीपोलराइजेशन एंड डिले आफ्टर डीपोलराइजेशन. अब इन दोनों को समझने के लिए हमें जो है वो फेजेस समझने पड़ेंगे कि व्हाट आर द फेजेस ऑफ कार्डिक एक्शन पोटेंशियल. अच्छा, सो दीज आर द फेजेस ऑफ कार्डिक एक्शन पोटेंशियल. इसके अंदर जो है वो हमारे पास टोटल 4 फेजेस हैं. फेज 0, 1, 2, 3 एंड 4. फेज 4 इज बेसिकली द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल. ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम बात करते हैं फेज 4 की. फेज 4 क्या है, ये एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है. यहाँ पे जो सेल है वो स्टिमुलेटेड नहीं है. ठीक है, और ये फेज हमारे पास किससे एसोसिएटेड है, दिस इज एसोसिएटेड विथ डायस्टोल. ठीक है, जब सेल के अंदर जो है वो रिलैक्सेशन पीरियड है, जब वो फिलिंग हो रही होती है हार्ट के अंदर, सो द फेज इज कॉल्ड एज डायस्टोल. सो द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल इज एसोसिएटेड विथ फेज 4 एंड दैट इज डायस्टोल. अब इसके बाद होता क्या है कि इस हार्ट के पास ऐसे नोड है, ठीक है, वो वहाँ पर ऑटोमेटिसिटी जो है वो जनरेट करता है. अब इस ऑटोमेटिसिटी के जनरेट होने से क्या होता है कि हमारे पास सोडियम चैनल्स जो हैं ये ओपन हो जाते हैं और सोडियम जो है वो इनसाइड द सेल मूव करना
शुरू कर देता है। नॉर्मल जो हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल का वोल्टेज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव में होता है, -85 टू -95। तो अब जब सोडियम चैनल्स जो है वो इनवर्ड मूव करना शुरू कर देते हैं तो सेल के अंदर क्या बढ़ना शुरू हो जाएगी, पॉजिटिविटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। अब जब ये पॉजिटिविटी जो है वो थ्रेशोल्ड लेवल को जो है वो टच करेगी, सो क्या होगा कि ये जो हमारे पास डीपोलराइजेशन है वो स्टार्ट होगी, और ये रैपिड डीपोलराइजेशन फेज है जिसके अंदर हमारे पास जो सेल है उसके अंदर की पॉजिटिविटी जो है वो इंक्रीज हो गई है इन रिस्पॉन्स ऑफ डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन जो है यहाँ पर इंक्रीज हो गई है, जिसके अंदर क्या होता है कि सोडियम इन्फ्लक्स जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। इसको हम कहते हैं कि ये रैपिड डीपोलराइजेशन फेज है। इसके अंदर मैक्सिमम रेट ऑफ डीपोलराइजेशन होती है सेल की। अब इसके बाद जो यहाँ पर सोडियम चैनल्स है यहाँ पर ये ओपन है। इसके बाद जब ये बिल्कुल अपनी मैक्सिमम डीपोलराइजेशन पर पहुँच जाते हैं तो फिर क्या होता है कि देन सोडियम चैनल्स जो हैं वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर चले जाते हैं। इनएक्टिवेटेड फॉर्म ये होती है कि अब ये सोडियम चैनल्स जो हैं उनको कोई और जो सेल है वो स्टिमुलेट नहीं कर सकता, वो ओपन नहीं हो सकते, ठीक है। इसके बाद जब यहाँ पे ये इनएक्टिव हो जाते हैं देन यहाँ पर एक शॉर्ट फेज आता है रीपोलराइजेशन का, जिसमें पोटेशियम आयंस जो है वो ओपन होते हैं। क्योंकि सेल जो है इसको यहाँ पर पॉजिटिविटी इंक्रीज हो गई है, तो अब ये पॉजिटिविटी को कम करने के लिए क्या होता है कि पोटेशियम चैनल ओपन होता है और पोटेशियम आउटवर्ड जाना शुरू हो जाता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पर क्या होती है, ये हो गया हमारे पास फेज़ 1। अब यहाँ यहीं से हमारे पास फेज़ 2 स्टार्ट हो जाता है। फेज़ 2 क्या करता है कि यहाँ पे पॉजिटिविटी को मेंटेन करने के लिए जो कैल्शियम चैनल्स है वो हमारे पास ओपन हो जाते हैं, और कैल्शियम जो है वो पोटेशियम के एक्सचेंज में इनवर्ड आना शुरू हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि पॉजिटिविटी ऑफ द सेल जो है वो मेंटेन रहती है, और इसी वजह से यहाँ पर जो है ये हमारे पास एक कांस्टेंट हमें एक लाइन नज़र आती है, ठीक है। अब यहाँ पर जब फेज़ 2 हमारे पास एंड होता है तो कैल्शियम चैनल्स यहाँ पर बंद हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, और अब यहाँ पर सिर्फ पोटेशियम चैनल्स ओपन रहते हैं। तो क्या होता है कि सेल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी नेगेटिविटी की तरफ आना शुरू हो जाता है, नेगेटिव वोल्टेज की तरफ आना शुरू हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता फिर ये कहाँ पर चला जाता है, दोबारा से फेज़ 4 के अंदर चला जाता है, दैट इज़ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अच्छा, एक बार दोबारा से हम इन फेजेस को जो है वो रिव्यू कर लेते हैं, क्योंकि इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी जो है हमें ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन समझ आएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि फेज़ 4 होता है। फेज़ 4 इज़ द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, ठीक है। फेज़ 4 जो है हमारे पास ये वो कंडीशन होती है सेल की जब सेल हमारे पास स्टिमुलेटेड नहीं है, और ये डायस्टोल का जो है वो फेज़ होता है। इसके बाद जब डीपोलराइजेशन स्टार्ट होती है, ऐसे नोड से जब इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट होती है तो सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं और ये सेल के इनवर्ट जाना शुरू कर देते हैं। सेल का जो पहले वोल्टेज था वो नेगेटिव था, जब पॉजिटिव आयन अंदर जाना शुरू हो जाएंगे तो पॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाएगी। ये हमारे पास कहलाता है रैपिड डीपोलराइजेशन फेज। अब यहाँ पर सोडियम चैनल्स जो है वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। इसके बाद हमारे पास स्टार्ट होता है फेज 1। फेज 1 के अंदर पोटेशियम चैनल्स जो है वो ओपन होते हैं और पोटेशियम बाहर आना शुरू हो जाता है, जिसका मकसद क्या होता है कि सेल के अंदर जो पॉजिटिविटी इंक्रीज हो गई है उसको थोड़ा सा कम किया जाए और दोबारा से नेगेटिविटी की तरफ जो है वो सेल जाए, जिसकी वजह से हमें ये जो है वो नीचे आता हुआ नजर आता है। इसके बाद यहीं पर जब फेज 1 एंड होता है तो यहाँ पर फेज 2 स्टार्ट हो जाता है, जिसके अंदर क्या होता है कि अब सेल की पॉजिटिविटी को मेंटेन करना है, जिसके लिए कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं। जब पोटेशियम बाहर जा रहा है तो इसके एक्सचेंज में कैल्शियम अंदर आ जाता है, तो सेल की जो पॉजिटिविटी है वो मेंटेन रहती है। इसके बाद कैल्शियम चैनल्स जो है यहाँ पर एट द एंड ऑफ फेज 2 बंद हो जाते हैं, जिसकी वजह से फिर जो है वो सिर्फ पोटेशियम जो है वो आउटवर्ड फ्लक्स हो रहा होता है वहाँ पे। तो पोटेशियम जब आउटवर्ड मूव करता है तो फिर क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो सेल की पॉजिटिविटी है वो हमारे पास डिक्रीज होती है और सेल जो है वो अपने दोबारा से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल यानी नेगेटिव वोल्टेज की तरफ आ जाता है। सो दीज आर द 4 फेजेस ऑफ कार्डिक एक्शन पोटेंशियल। अच्छा, फेजेस के बाद अब हम ये समझते हैं, क्योंकि हम बात कर रहे थे ट्रिगर्ड एक्टिविटी की, तो ट्रिगर्ड एक्टिविटी के अंदर 2 टर्म्स थी, अर्ली आफ्टर डीपोलराइजेशन एंड डिलेड आफ्टर डीपोलराइजेशन। अब अगर हमने पहले फेजेस को नहीं समझा होता तो हमें ये चीज़ समझ में ही नहीं आती। अब फेजेस को हमने समझ लिया, हमें पता चल गया कि ये फेज 0 है, 1 है, 2, 3 एंड 4। 4 क्या था हमारे पास, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। 3 में क्या हो रहा था, रीपोलराइजेशन। 2 में क्या हो रहा था, ये हमारे पास एक कांस्टेंट स्टेट थी जिसके अंदर पॉजिटिविटी मेंटेन हो रही थी।
और 0 जो है ये हमारे पास रैपिड डीपोलराइजेशन फेज था। अब जब सेल अपने फेज 3 के अंदर होता है और कंप्लीट डीपोलराइजेशन नहीं हो पाती ड्यू टू द ट्रिगर्ड एक्टिविटी और यहीं से दोबारा से डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो हम इस फेज को कहेंगे या इस हम जो है वो कंडीशन को कहेंगे अर्ली आफ्टर डीपोलराइजेशन। दूसरी बात हमारे पास आती है डिलेड आफ्टर डीपोलराइजेशन। अब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल थी, यहाँ पर हमें जो है वो नॉर्मल फेज नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये फ्लक्चुएट हो रही है। ठीक है, यहाँ पर ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल अपनी कंप्लीट रेस्ट की कंडीशन में नहीं है, ये फ्लक्चुएट हो रही है। अब जैसे ये फ्लक्चुएशन थ्रेशोल्ड लेवल को टच कर देगी, दिस इज द थ्रेशोल्ड लेवल। ठीक है, अगर ये थ्रेशोल्ड लेवल को टच कर देगी तो क्या होगा कि दोबारा से डीपोलराइजेशन जो है उसी पॉइंट से स्टार्ट हो जाएगी आफ्टर डीपोलराइजेशन। सो दीज आर द टू मैकेनिज्म्स विच वी सी इन द इंक्रीज्ड ट्रिगर्ड एक्टिविटी। इसके बाद हम बात करते हैं एंटी इरिथमिक ड्रग्स की। एंटी इरिथमिक ड्रग्स में हमारे पास टोटल 4 क्लासेस होती हैं, क्लास 1, 2, 3 एंड 4। क्लास 1 इज सब डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, 1A, 1B एंड 1C। 1A की एग्जांपल है क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड। 1A जो है ये हमारे पास सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं इन एक्टिवेटेड और इनएक्टिवेटेड स्टेट। इसके अलावा ये जो एजेंट्स हैं ये पोटेशियम चैनल्स को भी ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से रीपोलराइजेशन जो है वो डिले हो जाती है और एक्शन पोटेंशियल जो है वो हमारे पास प्रोलॉन्ग हो जाता है। अब क्विनिडीन की अगर मैं बात करूं तो ये सिंकोना प्लांट का डेरिवेटिव है और अगर इसका एक्सेसिव डोज दे दिया जाए तो ये सिंकोनिज्म कॉज कर सकता है, जिसके अंदर वर्टिगो, डेफनेस, हेडेक, विजुअल डिस्टर्बेंसेस एंड मेंटल चेंजेस जो है वो आ सकते हैं। इसके बाद प्रोकेनामाइड। प्रोकेनामाइड जो है ये हमारे पास प्रोकेन का डेरिवेटिव है। इसके अलावा अगर इसकी लॉन्ग टर्म थेरेपी दे दी जाए विथ हाई डोज तो ये ड्रग जो है वो ड्रग इंड्यूस ल्यूपस इरिथेमेटोसिस जो है वो कॉज कर सकती है। फिर हम आते हैं क्लास 1B की तरफ। क्लास 1B एजेंट्स जो है वो सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं, बट ये सोडियम चैनल्स को इनएक्टिवेटेड स्टेट के अंदर ब्लॉक करते हैं। इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल्स है लिग्नोकेन एंड मैक्सिलेटिन। लिग्नोकेन जो है हमारे पास कॉमन एनेस्थेटिक के तौर पर यूज़ होता है। अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो ये हमारे पास न्यूरोलॉजिकल टॉक्सिसिटी और मायोकार्डियल डिप्रेशन जो है वो कॉज कर सकता है। इसके अलावा जो मैक्सिलेटिन है इसके एडवर्स इफेक्ट्स हैं नोजिया, वॉमिटिंग एंड डिस्पेप्सिया। इन दोनों ड्रग्स को हम वेंट्रिकुलर इरिथमियाज के अंदर यूज कर रहे होते हैं। अब हम बात करते हैं 1C एजेंट्स की, जिसके अंदर एग्जांपल है फ्लेसिनाइड, प्रोपाफेनोन। ये ड्रग्स जो है वो पोटेंट सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। इसके अलावा ये फेज 0 अप स्ट्रोक को जो है वो इनहिबिट करवाती हैं, जिससे ऑटोमेटिसिटी और कंडक्शन जो है वो दोनों हमारे पास डिक्रीज हो जाती हैं। अब इन दोनों के एडवर्स इफेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ तो दोनों के जो है वो एडवर्स इफेक्ट्स सेम ही होते हैं, दैट आर ब्लड विजन, डिजीनेस एंड नोजिया। इसके बाद क्लास 2 एजेंट्स हैं बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या करते हैं, बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से जो इंक्रीज्ड सिंपैथेटिक एक्टिविटी है वो हमारे पास रिड्यूस होती है। अब इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को अगर देखें तो ये डिमिनिश करते हैं फेज 4 डीपोलराइजेशन को। इसका मतलब क्या है कि ये जो फेज 4 का जो स्लोप होता है जो हमारे पास ऑटोमेटिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसको ये कम करते हैं, ताकि ऑटोमेटिसिटी जो है वो हमारे पास कम हो जाए। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि डिप्रेस्ड ऑटोमेटिसिटी, ये एजेंट्स जो हैं वो ऑटोमेटिसिटी को डिप्रेस्ड कर देते हैं या डिक्रीज कर देते हैं। इसके अलावा एवी कंडक्शन को जो है ये प्रोलॉन्ग करते हैं और हार्ट रेट और कॉन्ट्रैक्टिलिटी को ये डिक्रीज करते हैं। एग्जाम्पल्स आती हैं इसके अंदर मेट्रोप्रोलॉल, प्रोप्रानोलॉल और इस्मोलोल। अब हम बात करते हैं क्लास 3 एजेंट्स की, दैट आर पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स। पोटेशियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं, ये रीपोलराइजेशन के दौरान पोटेशियम चैनल्स को ब्लॉक करते हैं ताकि जो रीपोलराइजेशन है और एक्शन पोटेंशियल है वो हमारे पास प्रोलॉन्ग हो जाए। इसके बाद इसके अंदर एग्जांपल आती है अमायोडेरोन, ड्रोनिडेरोन, सोटेलॉल एंड आइब्यूटेलाइड। अब सबसे पहले अमायोडेरोन की बात करते हैं तो अमायोडेरोन के अंदर जो है वो तमाम क्लासेस के एक्शंस मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल ये सोडियम चैनल को भी ब्लॉक करती है, पोटेशियम चैनल को भी ब्लॉक करती है, इसके अलावा बीटा ब्लॉकर भी है और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी है। इस प्रॉपर्टी की वजह से ये हमारे पास वाइडेस्ट एंटी इरिथमिक स्पेक्ट्रम रखती है। अच्छा, इसके अंदर एक बात ये याद रखती है कि इस ड्रग में जो है वो आयोडीन होता है, तो आयोडीन होने की वजह से ये हमारे पास थायराइड लेवल को फ्लक्चुएट कर सकती है। इसके अलावा ये इसका जो है वो एक एडवर्स इफेक्ट है। इसके अलावा जो मजीद एडवर्स इफेक्ट हैं वो इसके ये हैं कि ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी, मायोकार्डियल डिप्रेशन, पल्मोनरी फिब्रोसिस, हिपेरोटॉक्सिसिटी और फोटोसेंसिटिविटी भी जो है वो कॉज करवा सकती है। इसके बाद है हमारे पास क्लास 4 एजेंट्स दैट आर कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स।
कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या करते हैं कि ये डिक्रीज करते हैं रेट ऑफ फेस बोर्ड डीपोलराइजेशन इन एसए एंड एवी नोड, जिसकी वजह से जो ऑटोमेटिसिटी होती है एसए नोड की वो डिक्रीज होती है और एवी नोड की जो कंडक्शन है वो भी हमारे पास डिक्रीज हो जाती है। इसके अंदर एग्जाम्पल्स हैं वेरापेमिल और डेल्टियाजेम। इनको जो है वो हम यूज़ करते हैं पैरोक्सिस्मल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में, इसके अलावा एट्रियल फिब्रिलेशन और एट्रियल फ्लटर में। अब हम असाइनमेंट की तरफ आ जाते हैं। तो असाइनमेंट ये है कि आपको कोई भी 5 कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स बताने हैं ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स। असाइनमेंट जो है वो आपको ज़रूर सबमिट करने हैं इन द कमेंट सेक्शन विथ योर नेम एंड रोल नंबर। एंड दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।